हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, ये है हमारी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लास और आज की इस वीडियो में हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट स्टोन मैसन। तो बच्चों, क्या मतलब है इस नाम का। मैसन किसे कहते हैं? मैसन कहते हैं बच्चों कारीगर, या हम कह सकते हैं मिस्त्री। एक ऐसा कारीगर जो कि स्टोन, पत्थर पे काम करता है, पत्थर का यूज करके वो कुछ ना कुछ बनाता है, उसे हम कहते हैं स्टोन मैसन। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे स्टोन मैसन के बारे में जो शायद अंतिम स्टोन मैसन था। क्यों वो अपने आप को अंतिम समझ रहा था, हमें स्टोरी में समझ में आएगा। तो बहुत इजी सिंपल सी स्टोरी है। एक ऐसे कारीगर के बारे में हम जानेंगे जो कि क्या काम कर रहा है, पत्थरों को तोड़ तोड़ के वो मूर्ति बनाने का काम करता था, इसीलिए वो था पत्थर का कारीगर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried। तो बच्चों, इस स्टोरी में सबसे पहले जो कैरेक्टर है हमारा वो है एक यंग मैन, एक जवान सा व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है, वो अपने हैमर को, हैमर कहते हैं बच्चों हथौड़ा, और चिसेल कहते हैं छैनी। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हैमर यानी कि हथौड़ा और ये है हमारा चिसेल यानी कि छैनी। इसका यूज कौन करते हैं? ये एक तरह से टूल्स है, उपकरण है जो कि कारीगरों के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पत्थर है उसको तोड़ के मूर्ति बनाएंगे, तो इनको कोई ना कोई उपकरण चाहिए। तो इस तरह से हैमर और चिसेल का ये लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यंग मैन है वो अपना हैमर और चिसेल क्या कर रहा है, जमीन पे फेंक देता है। क्यों फेंकता है? बिकॉज वो बहुत गुस्से में है, राइट। और गुस्से में ही वो क्राइड, चिल्ला रहा है, आई एम लीविंग यू फादर, आई एम लीविंग यू एंड योर वर्क। तो बहुत गुस्से में है और वो कह रहा है अपने फादर से, अपने पिता से वो कह रहा है कि फादर आई एम लीविंग यू, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम लीविंग यू एंड योर वर्क, मैं आपको और आपके काम को, जो काम आप करते हो उस काम को छोड़ के मैं जा रहा हूँ। लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस। और वो क्यों गुस्से में है, क्यों वो इस काम को छोड़ना चाहता है? बिकॉज उसका कहना है कि देखो, इस काम ने हमें दिया ही क्या है, ये काम हमारे लिए क्या लेकर आया है, इसने हमारे जीवन में क्या किया है, कुछ नहीं किया, इसलिए मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये जो यंग मैन है ये इस कारीगर का, ये इस आर्टिस्ट का, ये इस मैसन का बेटा है और ये बहुत गुस्से में है। बिकॉज इसको लगता है कि जो ये काम है, कौन सा काम, पत्थर की कारीगरी का काम, इस काम ने आज तक कुछ भी उसको नहीं दिया है। इस काम की वजह से वो ज्यादा पैसे अपने जीवन में नहीं कमा पाया है, ज्यादा कामयाब वो नहीं हो पाया है। He spread out his arms। और इतना कहने के बाद वो अपने आर्म्स यानी अपने हाथ को स्प्रेड, फैलाकर कहता है, looked at the small congested dark room, the slabs of stone and marble stacked up in one corner, the cot covered with heaps of used clothes। तो बच्चों, उसका कहना है कि आपके इस काम ने किया ही क्या है हमारे लिए। और वो एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि हमने पैसे नहीं कमाए, हम अमीर नहीं बन पाए इस काम की वजह से। तो वो दिखा रहा है घर की हालत की, देखो हमारे जीवन में है ही क्या। तो वहां पे क्या क्या था, वहां एक अंधेरा कमरा था जो कि बहुत ही स्मॉल, छोटा था और कंजेस्टेड था। कंजेस्टेड यानी भरा हुआ, बिकॉज वो कमरा छोटा है तो जितना भी सामान है सब उसमें भर भर के रख दिया गया था। द स्लैब्स ऑफ स्टोन एंड मार्बल्स स्टेड अप इन वन कॉर्नर। और उसी कमरे के एक कोने में क्या थी, स्लैब्स थी। स्लैब्स किसे कहते हैं बच्चों? स्लैब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्लैब कहते हैं पत्थर का टुकड़ा। तो वहां पे जो स्टोन और मार्बल के जो टुकड़े थे वो इस तरह से रखे हुए थे। अब बच्चों, इनका काम ही क्या है, ये लोग पत्थर के कारीगर हैं तो इनको पत्थर तो चाहिए। तो इस तरह से जो ये काम में लेने वाले होते थे पत्थर, उसके ढेर रखे हुए थे। ओके, स्टेक्ड का मतलब है अंबार लगाना, ढेर लगाना। तो ढेर लगा के इस तरह से स्लैब्स को रखा गया था इन वन कॉर्नर, उसी कमरे के एक कोने में।
द कॉट कवर्ड विथ हीप्स ऑफ यूज्ड क्लोथ्स, और उसी कमरे में एक कॉट थी। कॉट का मतलब होता है बच्चों पलंग या बेड। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह की एक कॉट, इस तरह का एक पलंग वहां रखा था, और वो भी भरा हुआ था किससे? हीप्स ऑफ यूज्ड क्लोथ्स, जो वो लोग कपड़े पहनते थे उन पहने हुए कपड़ों का हीप्स भी होता है ढेर, ढेर से वो जो पलंग था वो भरा हुआ था। तो बच्चों वो बहुत ही छोटा सा कमरे में रहते थे, अंधेरा था कमरे में, ज्यादा रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी। एक तरफ तो पत्थरों का ढेर था, बिकॉज ये इन्हीं पत्थरों को यूज करते थे मूर्ति बनाने के लिए। अलमारी वलमारी कुछ भी नहीं थी, इसीलिए जो कपड़े थे वो पलंग पे ही ढेर लगाए कर रखे हुए थे। इस तरह की हालत में ये लोग रह रहे थे। इसीलिए जो बेटा है वो बहुत नाराज है। उसका कहना है कि इस काम की वजह से हम पैसे नहीं कमा पा रहे, हम अमीर नहीं बन पा रहे। ठीक है। The paint of whitewashed walls has come off, और इसके अलावा जो कमरे की दीवारें थी, दीवारों पे कैसा पेंट था? व्हाइट वॉश्ड। व्हाइट वॉश्ड कहते हैं सफेद पुताई जो होती है, तो सफेद कलर की पुताई करी हुई थी दीवारों पर, लेकिन उसको भी करे हुए इतना समय हो चुका था कि जगह जगह से जो पुताई का रंग था वो निकल आ रहा था, निकल के गिरा हुआ था, यानी कि जो रंग था दीवारों का वो भी जगह जगह से हट गया था, बिकॉज बहुत समय हो गया था व्हाइट वॉश कराए हुए, कलर कराए हुए, इसलिए हर जगह से जो रंग है वो भी निकल रहा था। Look what it has brought us, nothing, nothing। तो वो अभी भी बहुत गुस्से में है यंग बॉय, और वो कह रहा है अपने फादर को कि देखो इस काम ने हमें दिया ही क्या है? nothing, nothing। इस काम ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। The young man repeated in anger। तो बच्चों वो जो यंग मैन है वो बहुत गुस्से में है, और अपने एंगर, अपने गुस्से में वो इसी बात को रिपीट किए जा रहा है, इसी बात को बार बार बोले जा रहा है कि इस काम ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। This kind of work just doesn't pay। नेक्स्ट वो कह रहा है कि वैसे भी इस तरह का जो काम है ये कभी भी हमें अच्छी कीमत नहीं दिलाता है, इसकी वजह से हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। The old man stared at his son। तो बच्चों बेटा बहुत गुस्से में है, उसको लग रहा है कि ये काम करना बेकार है। इतने समय से वो इस तरह से मूर्ति बना रहे हैं, पत्थरों के कारीगर हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो बेटा गुस्से में है। लेकिन फादर का क्या कहना है वो देखते हैं। तो जो ओल्ड मैन है, जो फादर है इस बच्चे के, इस लड़के के, वो अपने बेटे की तरफ स्टेयर यानी एक टक देखते हैं, वो अपने बेटे की तरफ ध्यान से देखते हैं। His voice though trembling had not lost its usual gentleness। और उसके बाद वो कुछ बोलते हैं, तो बोलते समय उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है वो ट्रेम्बल हो रही थी, वो कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? बिकॉज उनको दुख हो रहा है, वो दुखी थे कि मेरा बेटा इस तरह कैसे बात कर रहा है मुझसे, और वो ये काम छोड़ने की बात कर रहा है, तो इसलिए वो दुखी थे, तो उनकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। लेकिन उनकी आवाज में अभी भी जेंटलनेस थी, वो सभ्यता थी, वो सादगी थी, जो कि हमेशा उनकी आवाज में होती थी। तो उसी सभ्यता के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा देखते हैं। It is not the money alone that matters, son. It is the service, our service to God। तो बच्चों फादर का कहना है, वो अपने बेटे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें केवल मनी से मतलब नहीं है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, केवल पैसे की ही वैल्यू नहीं है। मैटर्स यानी फर्क पड़ना। तो वो कह रहे हैं कि केवल पैसे से फर्क नहीं पड़ता कि इस काम ने हमें कितने पैसे दिलवाए हैं या इस काम की वजह से हमने कितने पैसे कमाए हैं, बल्कि हमारा जो काम है वो तो एक सर्विस है, वो तो एक सेवा है, ये हमारी सर्विस है गॉड, भगवान के लिए। तो बच्चों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो कारीगर हैं ये पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, वे मूर्तियां जो कि मंदिरों में रखी जाती हैं, तो ये भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं पत्थरों से। तो फादर का कहना है कि भले ही हमें पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, ये तो हमारी सेवा है, ये काम हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हमारी सेवा है अपने भगवान के लिए। ठीक है। फादर
टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज द स्टोन मेसन्स वर्क। लेकिन जो बेटा है वो बहुत गुस्से में है, अभी भी वो सुनने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और वो कह रहा है अपने फादर से कि फादर, समय बदल गया है। आप किस समय की बातें कर रहे हो? क्या सेवा सेवा, समय बदल चुका है। और इसी तरह से जो पत्थर के कारीगर हैं उनका काम भी बदल गया है। यानी कि आज जो बाकी दूसरे कारीगर हैं पत्थरों के, जो बाकी दूसरे स्टोन मेसन हैं, वो भी सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बना रहे, वो भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। यू कैन नॉट लिव कार्विंग स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली। तो बच्चों, बेटे का कहना है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ स्कल्पचर्स कहते हैं मूर्ति, तो वो कह रहा है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाते हो मंदिरों के लिए। तो सिर्फ ऐसा करके हम लोग जीवित नहीं रह सकते। कार्विंग होता है बनाना, ढालना, यानी कि ये पत्थरों को ढालते हैं मूर्ति के रूप में। तो वो कह रहा है कि केवल मूर्ति बनाने से हम अपनी आजीविका नहीं चला सकते, केवल मूर्ति बना के हम कैसे जीवित रहेंगे। Come on father, you have to mass produce like all the other people in Agra. Next वो कह रहा है कि come on father, आप समझो मेरी बात को, सिर्फ मूर्ति बनाने से हमारा घर नहीं चल रहा है, बल्कि आपको मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मास कहते हैं बच्चों, कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसका कहना है कि आप तो सिर्फ मूर्ति बनाते हो भी, तो सिर्फ मूर्ति बना के हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए आपको और भी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होंगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि दूसरे लोग बना रहे हैं। कहां पर रहकर? आगरा में रहकर। ठीक है। तो बच्चों, जो बेटा है उसका अपना लॉजिक है, उसका अपना तर्क है। वो गुस्से में है बिकॉज उसको लगता है कि मूर्ति बनाने की कला की वजह से वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन जो फादर है उनका कहना है कि ये हमारी सेवा है अपने भगवान के लिए। बेटा चाहता है कि इस काम को छोड़ के वो लोग आगरा चले जाए और आगरा जाके वो और भी बाकी सारी चीजें बनाए और अच्छा पैसा कमाए। लेकिन जो फादर है उनको पैसा नहीं कमाना, पैसे में उनका कम इंटरेस्ट है और मूर्ति बनाने में, अपनी इस कला में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। The lines around the old man's mouth tightened। तो बच्चों, अपने बेटे की ऐसी बातें सुन के जो ओल्ड मैन है उनको बहुत दुख हो रहा है, इसलिए उनके चेहरे पे जो लाइंस थी वो टाइट हो गई थी। इट मीन्स वो थोड़ा सा गंभीर हो गए थे, वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, गंभीर मुद्रा में, दुखी हैं कि उनका बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है। He said, और फाइनली वो कहते हैं, No my son, this is the work I have learned from my father and he had learned from his father। तो समझा रहे हैं अपने बेटे को कि क्या वैल्यू है इस काम की, ये काम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बेटे, हमें आगरा नहीं जाना चाहिए, हमें अपना काम छोड़ के आगरा नहीं जाना है, बिकॉज ये जो काम है ये मैंने अपने फादर से सीखा है। मुझे ये काम मेरे फादर ने सिखाया था और मेरे फादर को ये काम उनके फादर ने सिखाया था। तो इसका मतलब है बच्चों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं, इनके पूर्वज भी यही काम करते थे और वो अपनी अगली पीढ़ी को यही काम सिखाते थे। तो बहुत सारी अनेक पीढ़ियों से यही काम इनके परिवार में चला आ रहा है। ये सब लोग केवल मूर्ति बनाने का काम करते हैं, पत्थर के कारीगर हैं, पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, जो मूर्तियां बाद में मंदिरों में लगाई जाती हैं। ओके, सो फादर का कहना है कि ये तो हमारा पारंपरिक काम है, इतनी ज्यादा पीढ़ियों से हम इसी काम को करते आ रहे हैं, तो ये काम हम नहीं छोड़ सकते। वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो बच्चों, फादर का कहना है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से हम यही काम कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से यही हमारा ट्रेडिशन, यही हमारी परंपरा है। एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क। और फादर का कहना है मुझे भी पूरी उम्मीद है कि मेरे बाद तुम भी ये काम करोगे, जैसे मैंने अपने फादर से सीखा, मेरे फादर ने अपने फादर से सीखा, वैसे ही तुम भी मुझसे इस काम को सीखकर आगे बढ़ाओगे, तुम भी आगे यही काम करोगे, मैं ये चाहता हूँ। No father, there is so much more money in candle stands, paperweights, ashtrays and plates for tourists। लेकिन जो बेटा है उसको कला में कोई लगाव नहीं है, उसको अपनी इस परंपरा से लगाव नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। तो वो कह रहा है कि नहीं फादर, मैं आपका काम केवल आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपका काम नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे पैसा कमाना है। तो वो कह रहा है कि अगर हम बाकी और चीजें बनाएंगे तो उसमें हमें
बहुत पैसा मिलेगा। और वो किस किस के नाम ले रहा है, वो कह रहा है कि हमें कैंडल स्टैंड्स बनाना चाहिए। कैंडल कहते हैं बच्चों मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रखने का जो स्टैंड होता है, यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये कैंडल्स है ना, तो ये कैंडल स्टैंड हो गया जहाँ पे रखकर हम कैंडल्स को जलाते हैं। पेपर वेट्स बना सकते हैं, पेपर वेट भी यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ऑफिसेस में आप लोगों ने देखा होगा ना, जहाँ पेपर उड़ ना जाए तो उसके ऊपर रखने के लिए इस तरह का पेपर वेट यूज किया जाता है। और इसी तरह से एश ट्रे बना सकते हैं। एश ट्रे भी यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसके बाद में उसको रखने के लिए एश कहते हैं राख, तो उसकी राख के लिए इस तरह की ट्रे यूज की जाती है। तो बच्चों बेटा अपने फादर को इस तरह के ऑप्शंस दे रहा है कि केवल मूर्ति बनाने में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो अगर हम ये सब चीजें बनाए, अगर हम कैंडल स्टैंड बनाए, हम पेपर वेट बनाए, हम एश ट्रे बनाए और हम प्लेट्स बनाए, किसके लिए? टूरिस्ट लोगों के लिए, जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो पर्यटक लोग आते हैं, जो घूमने आते हैं, उनके लिए अगर हम ये सब चीजें बनाए तो वो लोग खरीदेंगे और हमें अच्छा पैसा मिलेगा। द यंग मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली, और ऐसा कहकर जो यंग मैन है, जो बेटा है, वो कमरे से बाहर चला जाता है। कैसे? एंग्रीली, गुस्से में। तो सच में बहुत गुस्से में है, उसको अपने काम से, अपनी कला से, अपनी परंपरा से कोई लगाव नहीं है और वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। उसका प्लान है कि हम आगरा चले जाएं, बिकॉज आगरा में बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए और उनको हम ये सब सामान बनाकर बेचें तो हमें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन जो फादर हैं वो अपनी परंपरा को, वो काम जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है, उसे वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। The old man sat before the half-finished marble statues of Radha and Krishna। तो बच्चों इस समय भी जो ओल्ड मैन है वो एक मूर्ति बना रहे थे। अभी वो मूर्ति पूरी नहीं हुई थी, वो आधी हुई थी। हाफ फिनिश्ड यानी वो आधी ही हुई थी, वो पूरी नहीं हुई थी। और वो स्टैचू किसका था? राधा और कृष्ण का था। तो अगेन वो मंदिर में रखने के लिए एक मूर्ति बना रहे थे, राधा कृष्ण की मूर्ति, और वो मार्बल से बना रहे थे। मार्बल की वो मूर्ति बना रहे थे। मार्बल कहते हैं संगमरमर, हम सबने देखा है ना, संगमरमर सफेद पत्थर होता है, तो उसकी वो मूर्ति बना रहे थे जो कि अभी आधी हुई थी। तो उसके सामने वो बैठ जाते हैं। He dropped his hands into his lap and closed his eyes। तो बच्चों वो बहुत दुखी हैं बिकॉज उनका बेटा उनको छोड़कर, उस काम को छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो उनको बहुत दुख हो रहा है। उसी दुख में वो बैठ जाते हैं और वो उनके जो हाथ है वो दुख की वजह से अपनी लैप, अपनी गोद में रख देते हैं और अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं, अपनी आंखें वो बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख में हैं। He was praying, और इस तरह आंख बंद करके वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, मन ही मन वो भगवान को याद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। He did not seem to listen to the hesitant goodbye the son called out from the door। He sat still। तो बच्चों फादर बहुत दुखी हैं और जो बेटा है वो बिल्कुल तैयार नहीं है सुनने के लिए, बहुत गुस्से में, वो सब कुछ छोड़ के जाना चाह रहा है। फादर नहीं चाहते लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। और फाइनली बेटा सिर्फ क्या कहता है? गुड बाय। अपने फादर को वो गुड बाय कह देता है और फिर वहां से वो दरवाजे में से बाहर चला जाता है। और जो फादर हैं, जो ये कारीगर हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो वहीं पर चुपचाप बैठे रह जाते हैं। ठीक है। मास्टर जी, सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। तो बच्चों अब एक और कैरेक्टर हमारी स्टोरी का, इसका नाम है सलीम। और ये कौन था? ये वहां पे सर्वेंट था, नौकर की तरह ये काम किया करता था उस वर्कशॉप पे, उस दुकान पे जहाँ पे ये मूर्ति बनती थी पत्थर की, वहां पे ये नौकर की तरह काम करता है। नाम है इसका सलीम। तो अब वो अंदर आता है और वो आवाज लगा रहा है मास्टर जी। तो वो जो फादर हैं, जो ओल्ड मैन है, उन्हें ये मास्टर जी कहता था। His voice was filled with concern। और जब वो अंदर आता है तो उसकी जो आवाज है, उसकी आवाज में कंसर्न यानी चिंता झलक रही थी। वो अपने मालिक मास्टर जी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था। He held a cup of tea in his hand। अब बच्चों ये सर्वेंट है, नौकर है, तो उसका यही काम था, वो अपने मास्टर के लिए चाय लेकर आया था। तो उसने अपने एक हाथ में कप ऑफ टी, चाय का कप पकड़ रखा था। The old man lifted his head। तो जैसे सलीम
आता है, आवाज लगाता है, तो जो ओल्ड मैन इतनी देर से उदासी में बैठे हुए थे सिर झुका के, वो अपने सिर को लिफ्ट यानी उठाते हैं। ही हैड ए पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। तो बच्चों बहुत दुखी हैं, दुख की वजह से उनका चेहरा पेल यानी फीका कह सकते हैं हम, पीला कह सकते हैं, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बहुत ज्यादा बूढ़े और बहुत ज्यादा थके हुए दिख रहे थे। बूढ़े तो हैं लेकिन अभी और ज्यादा बूढ़े क्यों लग रहे थे? बिकॉज ये बहुत दुख में थे, दुख की वजह से बहुत थके हुए और बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। He said, Salim, soon I will be the last stonemason here as everyone has gone to Agra। तो कह रहे हैं अपने सर्वेंट सलीम से कि सलीम जल्दी ही मैं यहाँ पे लास्ट स्टोन मैसन रहूंगा, मैं यहाँ का अंतिम कारीगर हूँ जो पत्थरों पे काम करता है, मेरे बाद इस काम को करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सारे कारीगर ऑलरेडी आगरा जा चुके हैं, यहाँ से अपना सब लोग काम छोड़कर आगरा चले गए हैं, बिकॉज सबको पैसे कमाने हैं। इस काम में पैसे जरूर कम हैं लेकिन फिर भी जो ये ओल्ड मैन है इनको यही काम करना था, बिकॉज ये समझते हैं कि ये इनकी परंपरा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस काम को छोड़कर आगरा चले गए हैं, बिकॉज आगरा में अवसर था ज्यादा पैसे कमाने का। तो इसलिए इनका कहना है कि मैं शायद यहाँ का अंतिम कारीगर हूँ, बिकॉज मेरे बाद इस काम को करने वाला कोई नहीं है। Look, गोपाल, my son has gone too। तो कह रहे हैं बाकी सब लोग जा चुके हैं और देखो अब गोपाल भी जा चुका है। तो बच्चों गोपाल कौन है? गोपाल नाम है इसके बेटे का, तो जो अभी अभी गया है गुस्से में यंग बॉय, उसका नाम है गोपाल। तो इनका कहना है कि सब लोग आगरा जा चुके हैं और अब मेरा बेटा गोपाल वो भी मुझे छोड़ के, इस काम को छोड़ के चला गया है। Now I will have to finish this sculpture all by myself। और वो कह रहे हैं कि अब मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो इस मूर्ति को मुझे अकेले ही फिनिश करना है। कौन सी मूर्ति? हमने पढ़ा था वो राधा कृष्ण की मूर्ति बना रहे थे जो कि आधी बनी थी। तो वो कह रहे हैं कि मेरी हेल्प करने के लिए अब यहाँ कोई नहीं है, तो इस मूर्ति को मुझे अकेले ही पूरा करना है। The old man looked at the orphan boy Salim and said। तो बच्चों ये जो बॉय है सलीम, ये ऑर्फन था। ऑर्फन कहते हैं बच्चों अनाथ, यानी कि जिसके माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसे हम कहते हैं अनाथ। तो ये जो बॉय है सलीम, इसके माता पिता नहीं थे। तो ये जो ओल्ड मैन है वो इस अनाथ लड़के सलीम की तरफ देखते हैं और कहते हैं आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ। वो कहते हैं मेरे अंदर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत नहीं है, बिकॉज वो बहुत बूढ़े थे, ओके, बहुत थक गए थे। तो कह रहे हैं मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आई कांट वॉक विद द चिसेल द वे आई यूज टू। तो बच्चों वो इतने बूढ़े हो गए हैं, क्यों कह रहे हैं कि पहले मैं जिस तरह से छेनी का यूज करता था, जैसे मैं छेनी और हथौड़े से काम करता था, अब मैं वैसे काम नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग अ टाइम। वो कह रहे हैं कार्विंग यानी जो पत्थर की नक्काशी है, जो पत्थर को ये मूर्ति में ढालते हैं, वो एक लंबा समय है, बिकॉज हम सबको पता है एक पत्थर का टुकड़ा है, उससे मूर्ति बनाने में कितना समय लगेगा। तो कह रहे हैं कि पत्थर की जो नक्काशी है वो आसान काम नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। आई हैव टू फिनिश द वर्क एंड आई विल। लेकिन वो जो बना रहे थे मूर्ति राधा कृष्ण की, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी आधी हुई है, लेकिन मैं इसको पूरा करूंगा, मैं इस मूर्ति का काम कंप्लीट करूंगा। The boy offered tea to the man and said, "Please drink this." तो बच्चों अब जो सलीम है, जो बॉय है, वो चाय लेकर आया था हाथ में अपने, तो वो चाय ऑफर करता है, वो उस व्यक्ति को, वृद्ध आदमी को चाय देता है और कहता है प्लीज ड्रिंक दिस। वो कहता है प्लीज आप चाय पी लीजिए, इट विल डू यू गुड। चाय पी के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आप चाय पी लीजिए। Yes, I know you will finish this work next। वो कहता है कि और मुझे पूरा विश्वास है आप इस काम को पूरा कर पाओगे, जो मूर्ति आप बना रहे हो राधा कृष्ण की, इसे आप पूरा कर लोगे, मुझे विश्वास है। The old man sighed and picked up the chisel and the hammer। तो बच्चों वो जो ओल्ड मैन है वो थोड़ी सी आह भरते हैं और फिर वो अपना जो छेनी हथौड़ा है उसे वो फिर से उठा लेते हैं। He loved his work and didn't want to change it for
एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड। तो बच्चों जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने काम को ये बहुत पसंद करते थे, बिकॉज ये जो कला है मूर्ति बनाने की कला, ये सच में इतनी आसान नहीं है और इन्होंने ये कला अपने पूर्वजों से सीखी है। तो अपनी कला से इनको बहुत लगाव था और अपने इस काम को ये चेंज नहीं करना चाहते थे, बदलना नहीं चाहते थे किसी भी दूसरे और काम से। इट मीन्स यही काम करना चाहते थे, इस काम को बदल के दूसरा काम शुरू करने का वो सोच भी नहीं सकते थे। For days together The man worked continuously without taking any rest। और अब उनको उस मूर्ति को पूरा करना था जो कि एक लंबा काम है, इसलिए बहुत दिनों तक ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं ये कंटिन्यूसली लगातार बिना रुके काम करते रहे। विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिल्कुल भी आराम इन्होंने नहीं किया, बिना आराम किए बिना रुके लगातार बहुत दिनों तक ये काम करते रहे, बिकॉज इनको उस मूर्ति को पूरा करना था, इसीलिए इतने लंबे दिनों तक इन्होंने लगातार काम किया। His one desire was to finish the sculpture which would be his last। तो बच्चों इनकी एक ही डिजायर थी, इस समय इनके मन में एक ही इच्छा थी, और वो क्या थी इच्छा कि मैं उस स्कल्पचर, मैं उस मूर्ति को पूरा करूं, राधा कृष्ण की मूर्ति को जो कि आधी बनी थी उसे मैं पूरा करूं। बिकॉज इनको पता था कि ये उनकी अंतिम मूर्ति है, इसके बाद वो और कोई मूर्ति नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अकेले हैं, इनका बेटा भी इनको छोड़ के जा चुका है। तो इनको पता था कि इसके बाद मैं और कोई मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, ये मेरे जीवन की अंतिम मूर्ति है। तो उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मैं जल्दी इस मूर्ति का काम पूरा करूं, मैं इस मूर्ति को कंप्लीट करूं। He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache। तो बच्चों वो इतने दिनों से लगातार काम किए जा रहे हैं, एक ही इच्छा है मन में कि जल्दी से मूर्ति पूरी हो जाए। वो काम करते रहते हैं जब तक कि उनके हाथ ट्रेम्बल, कांपना ना स्टार्ट कर दिया, उनके हाथों ने कांपना ना स्टार्ट कर दिया, और जो उनके शोल्डर्स थे, कंधे थे, उनमें एक कहते हैं दर्द, उनमें दर्द होना ना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स वो इतने दिन से लगातार काम कर रहे थे, तो फाइनली उनके जो हाथ हैं, बिकॉज हाथों में लगातार जो हैमर है, हथौड़ा है और जो छेनी है उसका यूज कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो हाथ है वो कांपने लगते हैं, दर्द की वजह से, कमजोरी की वजह से, थकान की वजह से, और जो कंधे हैं उनमें भी दर्द होने लगता है। His arms grew heavy and his eyes grew tired। तो इतने दिनों से लगातार काम करने की वजह से अब उनके जो हाथ हैं वो बहुत भारी हो गए थे काम करते करते, और जो उनकी आईज थी वो बहुत ज्यादा थक गई थी। एंड देन ही couldn't see anymore। और अब इतनी ज्यादा थकान थी उनके अंदर, इतने ज्यादा वो थक गए थे कि अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ। थकान की वजह से उनको दिखाई देना ही बंद हो गया था। एट दैट मोमेंट सलीम रिटर्न। तो बच्चों अब वापस से सलीम जो है वो एक बार वापस अंदर आता है, लौट के आता है। ही सॉ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम टू ईट सम फूड। सलीम देखते ही समझ गया कि मास्टर जी कितना थके हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे, आराम नहीं कर रहे, इनको बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो सलीम जैसे ही देखता है ओल्ड मैन को, तो वो कहता है कि आपको थोड़ा खाना खाना चाहिए, आपको थोड़े से आराम की जरूरत है। द ओल्ड मैन विस्पर्ड। तो ऐसे में जो ओल्ड मैन है वो विस्पर्ड यानी धीरे से कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट, आई विल नॉट कंप्लीट इट। वो कह रहे हैं बच्चों वो इतने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, राइट। तो अब बच्चों वो बहुत थक गए हैं, तो वो कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट। अब उनको खुद को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। मन में इच्छा है, बिकॉज पता है कि ये लास्ट मूर्ति है, तो मन में इच्छा है कि उसको पूरा करना है, लेकिन वो इतना थक गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इसे फिनिश नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट कंप्लीट इट, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। If Gopal was here, it would have been different। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर गोपाल यहाँ पर होता, अगर मेरा बेटा यहाँ होता, वो मेरी हेल्प करता, अगर हम दोनों मिलकर ये काम करते तो चीजें कुछ डिफरेंट होती, तो चीजें कुछ अलग होती। Although he was not a good sculptor। बच्चों नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि although यद्यपि जो गोपाल है वो ज्यादा अच्छा मूर्तिकार नहीं है, उसके हाथ में ज्यादा अच्छी सफाई
सफाई नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी मूर्ति नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ होता तो शायद हम जल्दी इस काम को पूरा कर लेते। तो बच्चों उस ओल्ड मैन को पता है कि जो गोपाल है वो ज़्यादा अच्छी मूर्ति नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता बच्चों? बिकॉज एक सिंपल सी बात है, हम वही काम अच्छा करते हैं जो काम हम मन से करते हैं। गोपाल का मन नहीं था इस कला में, बिकॉज उसको कला में इंटरेस्ट नहीं था, उसको पैसे कमाने में इंटरेस्ट था, और जो काम वो बिना मन के करता था ऑब्वियसली वो काम अच्छा नहीं होगा। तो ओल्ड मैन जानते हैं कि गोपाल अच्छा मूर्तिकार नहीं था, वो ज्यादा अच्छी नक्काशी नहीं कर सकता था। ही हैड डिफिकल्टी इन कार्विंग द फेस एंड हैंड्स प्रॉपरली। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि गोपाल को बहुत डिफिकल्टी होती थी, प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी क्या बनाने में? किसी भी मूर्ति का चेहरा और हाथ बनाने में। तो बच्चों किसी भी मूर्ति का, हम जब भी कोई मूर्ति देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फेस होता है। फेस को देख के हम किसी मूर्ति को पसंद करते हैं ना, कि हाँ कितना जीवंत फेस है, कितना लाइवली फेस लग रहा है। और अच्छा मूर्तिकार वही होता है जो फेस सबसे अच्छे से बना सकता है। और जो ओल्ड मैन है वो खुद ये बात कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है गोपाल वो अच्छा मूर्तिकार नहीं है, और स्पेशली जो मूर्ति का चेहरा होता है, जो हाथ होते हैं, वो बनाने में उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। There was something missing in his fingers and that something can't be taught. Next ओल्ड मैन का कहना है कि गोपाल के हाथों में कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो कमी थी उसके काम में। वो काम करता था, मूर्ति बनाता था, लेकिन फिर भी उसके काम में, उसके हाथ में कुछ ना कुछ कमी थी। और वो कह रहे हैं कि जो कमी थी वो ऐसी चीज थी जो उसे मैं सिखा नहीं सकता था। यानी कि अगर कुछ ऐसी बात होती जो मैं कहता कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं उसको सिखा देता, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थी, जो ऐसी कमी थी जिसे मैं सिखा भी नहीं सकता था। सलीम whispered because it comes from somewhere deep inside you. तो बच्चों सलीम कह रहा है कि हाँ वो जो कमी थी वो आप नहीं सिखा सकते थे, बिकॉज वो जो चीज है वो सिखाई नहीं जाती, बल्कि वो आपके अंदर से आती है। अंदर से कैसे आती है बच्चों? अगेन वही बात, जो काम हम पूरे मन से करते हैं, जिस काम में हमें पूरी रुचि है, हमारा लगाव है, वो काम हम अपने आप अच्छे से कर लेंगे। किसी को जरूरत भी नहीं है हमें सिखाने की, अपने आप हमारे मन में अंदर से रुचि आएगी। ओके, लेकिन अगर हमारा मन ही नहीं है, जबरदस्ती हमें कुछ करना पड़ रहा है, तो हम कोशिश भी करेंगे ना, तब भी हम वो काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो गोपाल ज्यादा अच्छा मूर्तिकार सिर्फ इसलिए नहीं था बिकॉज उसको इस कला से लगाव ही नहीं था, उसकी रुचि ही नहीं थी। और ये बात सलीम भी समझ रहा है। वो कह रहा है कि हाँ वो जो चीज मिसिंग थी वो सिखाई नहीं जा सकती, बिकॉज वो तो अंदर से ही आती है। यू आर राइट सलीम एंड देन द ओल्ड मैन एडेड। तो ओल्ड मैन कह रहे हैं कि हाँ सलीम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और नेक्स्ट वो एक और बात ऐड करते हैं, एंड इफ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एज ट्रेस फॉर द टूरिस्ट। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हाँ वो चीज हम सिखा नहीं सकते बिकॉज वो अंदर से आती है। और अगर तुम्हारे अंदर ही वो चीज नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर ही वो प्रेरणा नहीं है, वो रुचि नहीं है, वो लगाव ही नहीं है, तो अच्छा है तुम इस काम को छोड़ो और आगरा चले जाओ। और आगरा जाके तुम बहुत ज्यादा मात्रा में एशट्रेस बनाओ, पैसे कमाओ, जो टूरिस्ट वहां आ रहे हैं उनको बेचो और पैसे कमाओ। तो बच्चों यहाँ पे जो ओल्ड मैन है उनका कहना है कि गोपाल अच्छा मूर्तिकार नहीं था बिकॉज उसके मन में प्रेरणा नहीं थी, रुचि नहीं थी, लगाव नहीं था इस कला के लिए। इसलिए अच्छा ही हुआ कि वो इस कला को छोड़ के आगरा चला गया पैसे कमाने के लिए, बिकॉज वो इस कला में ज़्यादा निपुण नहीं था, ज़्यादा अनुभवी वो नहीं था। The boy asked Master Ji to eat, and after feeling a little better, the old man picked up his hammer and chisel again and worked till late in the night. तो बच्चों फिर से जो सलीम है, जो बॉय है, जो सर्वेंट है, वो अपने मास्टर जी से कहता है कि आप कुछ खा लो पहले। और जब मास्टर जी खा लेते हैं तो उनको थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, तो वो वापस से अपने औजार क्या क्या है, हैमर एंड चिसेल, हथौड़ा और छैनी, उसको उठा लेते हैं, फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। और रात को बहुत लेट तक वो काम करते ही रहते हैं बिकॉज उनको उस मूर्ति को पूरा करना है।
In those days he prayed a lot। और बच्चों उन दिनों वो मन ही मन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना किया करते थे। Now he prayed for health and strength and he prayed for his son। और इस समय बच्चों वो क्या क्या प्रार्थना कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान थोड़ी मदद कर दो, मैं इस मूर्ति को पूरा कर पाऊँ, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे ताकत दो कि मैं इस मूर्ति को जल्दी से जल्दी पूरा कर दूँ। और साथ ही साथ बच्चों वो एक फादर है, वो एक पिता है, तो वो अपने बेटे के लिए भी प्रार्थना भगवान से करते थे अपने मन ही मन में। In the early hours of the morning, the chisel fell from the old man's hand. The hammer dropped to the ground and he fainted। तो बच्चों अब वो इतने समय से इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, तो वो सच में बहुत थक गया है। तो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग यानी सुबह के समय अब वो इतना थकान है उसके अंदर कि उसके हाथ से जो छेनी थी वो क्या होती है, गिर जाती है। The hammer dropped to the ground। और ऐसे ही जो हथौड़ा उसने पकड़ रखा था वो भी गिर के ग्राउंड जमीन पे आ जाता है। एंड ही फेंटेड। और थकान की वजह से वो जो व्यक्ति है वो फेंट यानी बेहोश हो जाता है। तो जो फादर है, जो ओल्ड मैन है, वो बेहोश हो चुका है और बहुत ज्यादा उसके अंदर थकान है। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom covered by a light cotton blanket। तो बच्चों अब क्या होता है, जब उसको फाइनली होश आता है तो जब ये अपनी आंखें खोलता है तो ये पाता है अपने आप को कि कहाँ लेटा हुआ है। ये अपने बेडरूम में जो इसके कॉट यानी पलंग था, ये उसके ऊपर लेटा हुआ था और इसने ओढ़ रखा था एक हल्का सा कॉटन का बना हुआ ब्लैंकेट यानी कि कंबल। तो बच्चों जब ये बेहोश हो गया था तो किसी ने उसको वहां से उठाया और इसके बेडरूम तक ले गया और इसके पलंग पे इसको लेटा दिया और एक हल्का सा कॉटन का बना हुआ जो कंबल था वो इसे ओढ़ा दिया। ओके। From the workshop, the chipping around of the chisel reached his ears। तो बच्चों अब इसे होश आ गया है, इसकी आंखें खुली और आंखें खुलते ही इसके कानों में कोई आवाज आती है। अब वो आवाज किसकी थी, कहाँ से आ रही थी? वो आवाज वर्कशॉप से आ रही थी। और वो किस चीज की आवाज थी? जो छेनी होती है, जब छेनी का यूज करते हैं तो उससे जब हम किसी चीज को चिपिंग यानी तोड़ते हैं तो तोड़ने की आवाज है, वो आवाज इसको आ रही थी। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में बैठा हुआ था और मूर्ति बना रहा था, चिसेल से, छेनी से नक्काशी कर रहा था, मूर्ति बना रहा था और वो आवाज इसको सुनाई देती है जैसे ही इसे होश आता है। He listened। तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं किस चीज की आवाज है। Had he heard correctly? और इसे विश्वास नहीं हो रहा था बिकॉज वहां कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति वहां की मूर्ति बना सकता है। तो ये वापस सोचता है कि क्या मैंने सही सुना, क्या मैं सही समझा कि ये छेनी की आवाज है। He could hear it again, strong blow of the hammer on the top of a chisel। और इसी समय ये आवाज उसको वापस सुनाई देती है, वापस उसके कानों में ये आवाज आती है और अब उसे क्लियर हो गया था कि हाँ ये छेनी की ही आवाज है और कोई छेनी के ऊपर हैमर से, हथौड़े से ब्लो कर रहा है, प्रहार कर रहा है। तो बच्चों मूर्ति ऐसे ही बनाई जाती है, छेनी होती है, छेनी के ऊपर हथौड़े से इस तरह से प्रहार करके नक्काशी करते हैं। तो इस बार वो बिल्कुल सर्टेन था, क्लियर था, श्योर था कि हाँ कोई व्यक्ति वर्कशॉप में बैठा है और मूर्ति बना रहा है। गोपाल ही वॉज बैक। और ये विचार मन में आते हैं कि कोई मूर्ति बना रहा है, वर्कशॉप में बैठा है। उसके माइंड में सबसे पहले क्या विचार आया कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है? इसे लगा कि वो गोपाल है, इसका बेटा है। तो वो सोचता है गोपाल वो लौट आया, वो वापस आ गया। गोपाल हैड रिटर्न। तो ये सोच रहा है गोपाल लौट आया, ही शुड हेल्प हिम। तो ये बहुत खुश है बिकॉज उसको लग रहा है इसका बेटा लौट आया और अब जब वो लौट आया है तो वो उसकी हेल्प करेगा, मूर्ति बनाने में वो मदद करेगा। They would finish the statue together। और अब जब वो दोनों मिलके मूर्ति बनाएंगे तो जो काम है मूर्ति बनाने का ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा बिकॉज हमने पढ़ा था अभी कि जो ओल्ड मैन है ये बहुत थक गया था, ये बहुत वृद्ध था और अब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसीलिए इसको इतना टाइम लग रहा था और ये खुद भी चाहता था कि अगर गोपाल यहाँ होता, वो मेरी हेल्प करता तो हम ये काम जल्दी कर लेते। तब इसको लग रहा है कि वापस गोपाल आ चुका है और वो बहुत हैप्पी है कि गोपाल उसकी हेल्प करेगा और दोनों मिलके मूर्ति जल्दी बना लेंगे। बट बच्चों क्या सच में गोपाल आ गया है? देखते हैं आगे।
वीकली ही वॉक टू द डोर। तो बच्चों से होश तो आ गया है, लेकिन अभी भी वो बहुत कमजोर है और उसी कमजोरी में वो चलता है और कहाँ तक जाता है, दरवाजे तक जाता है। गोपाल ही वॉज अबाउट टू से, और दरवाजे पर जाकर वो बोलने ही वाला था, अबाउट टू से वो बोलने ही वाला था क्या, गोपाल। बट द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स। तो बच्चों उसके मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे, वो अपने बेटे का नाम लेने ही वाला था, लेकिन अचानक क्या होता है, वो बोल नहीं पाता और जो उसके शब्द थे ऐसा लगा कि वो उसके होठ में ही फ्रोज हो गए हैं, वो उसके मुंह से बाहर ही नहीं आए, पहले ही उसके शब्द जम गए थे। नो ही वांटेड टू क्राई आउट। और ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या देखा इसने कि ये बोल नहीं पाया और उसके शब्द अंदर ही रह गए और अब वो चिल्लाना चाहता था। नो मतलब पहले तो गोपाल बोलना चाहता था, गोपाल तो बोल नहीं पाया और अब वो चिल्लाकर कहना चाहता था नो स्टॉप द वर्क। वो कहना चाहता था रोक दो ये काम। बट ही कुडंट मूव, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। एंड स्टूड स्टेयरिंग एट द यंग स्टोन कार्वर वर्किंग एट द फेस ऑफ द स्टैच्यू। तो बच्चों वो हिल नहीं पा रहा है और वहीं खड़े खड़े वो स्टेयर कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, एक टक देख रहा था उस यंग स्टोन कार्वर को, उस युवा पत्थर के कारीगर को जो कि स्टैच्यू का फेस बना रहा था, स्टैच्यू का जो चेहरा था, जो राधा कृष्ण की मूर्ति थी उसका चेहरा वो बना रहा था। तो बच्चों कौन है ये यंग स्टोन कार्वर जो वर्कशॉप में बैठकर स्टैच्यू बना रहा है, और वो भी चेहरा, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि चेहरा बनाना सबसे कठिन काम होता है और ये स्टोन कार्वर चेहरा बना रहा था। It wasn't his son गोपाल। और ये जो स्टोन कार्वर था, ये जो कारीगर बैठ के यहाँ पे काम कर रहा था, वो गोपाल नहीं था, वो इस ओल्ड मैन का बेटा गोपाल नहीं था, बट सलीम his servant। बल्कि कौन था, ये स्टोन कार्वर था सलीम। सलीम कौन है, हम पढ़ चुके हैं, जो नौकर है इसका, जो एक ऑर्फन, एक अनाथ बॉय है, वो बैठा बच्चों वहां पर मूर्ति बना रहा था। तो जैसे इसने देखा कि सलीम काम कर रहा है तो पहले इसको बहुत गुस्सा आता है कि सलीम कैसे, बिकॉज वो एक नौकर है तो वो कैसे मूर्ति के हाथ लगा सकता है, वो कैसे मूर्ति बना सकता है। तो ये चिल्लाकर कहना चाहता था नहीं रोक दो ये काम, लेकिन वो ये कह नहीं पाता है। द ओल्ड मैन वॉज स्टन्ड अनेबल टू स्पीक। और बच्चों जिस तरह से सलीम मूर्ति बना रहा था, जिस तरह से वो चेहरा बना रहा था, वो देख के जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाता है। स्टन्ड कहते हैं बच्चों आश्चर्यचकित। तो इट मीन सलीम इतना अच्छी तरीके से नक्काशी कर रहा था, इतनी अच्छी तरह से वो चेहरे को बना रहा था कि ये देख के ओल्ड मैन बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है। अनेबल टू स्पीक, इतना आश्चर्य होता है उसे कि वो बोल भी नहीं पाता। एंगर गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन। तो उसके मन में पहले जो एंगर था, जो गुस्सा भरा हुआ था कि सलीम ने कैसे मूर्ति को टच किया, सलीम कैसे मूर्ति बना सकता है, तो ये जो एंगर भरा हुआ था, ये जो गुस्सा भरा हुआ था, अब उसकी जगह किसने ले ली थी, उसकी जगह ले ली थी अब एडमायरेशन ने। एडमायरेशन कहते हैं बच्चों प्रशंसा। इट मीन सलीम जो है वो इतनी अच्छी तरह से मूर्ति बना रहा था, इतना सुंदर चेहरा वो बना रहा था कि जो ओल्ड मैन है इसके मन में प्रशंसा के भाव आ जाते हैं। हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड। और फाइनली जो ओल्ड मैन है ये विस्पर्ड यानी धीरे से बोलता है, क्या बोलता है, हे राम। फाइनली व्हेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम ही वॉक्ड ओवर टू द बॉय। और जब फाइनली जो इसके अंदर कमजोरी थी, जो थकान थी, जब वो थकान कम हो जाती है, जब इसको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो ये फाइनली रूम से बाहर जाता है, वर्कशॉप तक जाता है, सलीम तक जाता है। पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर। और अपना हाथ सलीम के शोल्डर यानी कंधे पर रखता है और कहता है सलीम। The boy stared। तो बच्चों अब तक सलीम को पता नहीं था कि ओल्ड मैन को होश आ गया है, वो रूम से बाहर आ चुका है और उसने देख लिया है कि सलीम मूर्ति बना रहा है। ओके, लेकिन जब ओल्ड मैन उसके पास आता है, उसको टच करके उसके कंधे पे हाथ रख के सलीम कहता है, तो जो बॉय है सलीम वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, चौंक जाता है, बिकॉज उसे नहीं पता था कि ओल्ड मैन आ चुका है। He turned। तो सलीम पीछे मुड़ के देखता है, लुकिंग अप एट हिज मास्टर।
मास्टर, तो पाता है कि जो उसके मास्टर है वो खड़े हैं उसके पीछे। आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प विस्पर्ड द बॉय। तो बच्चों सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, बिकॉज एक्चुअल में गलती तो थी, बिकॉज सलीम एक नौकर है और राधा कृष्ण की मूर्ति वो बना रहा था बिना पूछे बिना परमिशन के। तो उसको लग रहा था कि मास्टर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, तो वो समझ नहीं पा रहा था मैं क्या बोलूं। तो वो अटक अटक के बोलता है, अरे मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था। और ये बात वो विस्पर्ड यानी बहुत धीरे से बोलता है। आई लर्न इफ यू टीच मी मास्टर जी। नेक्स्ट वो कहता है, मास्टर जी अगर आप मुझे सिखाओगे, ये जो कला है मूर्ति बनाने की, अगर ये कला आप मुझे सिखाओगे तो मैं आपसे पक्का सीखूंगा। I have been practicing secretly। नेक्स्ट वो बताता है कि कैसे उसको आता था चेहरा बनाना, कैसे वो चेहरा बना पा रहा था। तो वो कह रहा है कि मूर्ति बनाने की मैं तो प्रैक्टिस करता रहा हूँ। कैसे? सीक्रेटली यानी चुपचाप, बिना आपको पता चले मैं प्रैक्टिस करता रहा था कि कैसे मूर्ति बनाते हैं। फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वेरी। और वो पिछले लगभग 2 सालों से मूर्ति बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है। और कहाँ पर? क्वेरी कहते हैं बच्चों जो खान होती है ना, खदान जिसे हम कहते हैं। तो वहां वर्कशॉप के पास में कोई खान होगी, कोई खदान होगी, तो वहां पे कोई देख नहीं पाता था सलीम को। और सलीम वहां पर बैठकर चुपचाप ये जो काम था मूर्ति बनाने का ये करता रहता था और प्रैक्टिस वो कर रहा था। वो भी कब से? लगभग 2 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए वो इतना परफेक्ट हो गया था कि वो मूर्ति का चेहरा बना पा रहा था। और उसने चेहरा इतना अच्छा बनाया था कि हमने पढ़ा कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा प्रशंसा से भर गया था, बिकॉज सलीम ने इतना अच्छा चेहरा बनाया था। I know I should not have done this, but isn't this different मास्टर जी? This is sculpture, isn't it? अब बच्चों सलीम आगे कह रहा है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे पता है मुझे आपसे बिना पूछे ये नहीं करना चाहिए था, but isn't this different मास्टर जी? फिर वो कह रहा है लेकिन मास्टर जी क्या फर्क पड़ता है? This is sculpture, isn't it? ये मूर्ति है, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं बनाऊं आप बनाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? The old man pulled the boy's head against his shoulder and whispered, "There's nothing I can teach you, my son." तो बच्चों जो ओल्ड मैन है वो सच में उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि सलीम को इतनी अच्छी नक्काशी आती है। तो ओल्ड मैन क्या करता है, सलीम का सिर कहाँ अपने शोल्डर के अगेंस्ट ले आता है, इट मीन्स उसको गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, "There is nothing I can teach you, my son." वो कहता है सलीम से कि मेरे बेटे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। क्या मतलब? इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुम तो पहले से इतनी अच्छी नक्काशी करते हो कि मैं तुम्हें अब और क्या सिखाऊंगा, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही आता है। गो अहेड, यू हैव इट इन योर हार्ट। नेक्स्ट वो कहते हैं कि तुम इस काम में आगे बढ़ो, बिकॉज वो चीज तुम्हारे अंदर है, वो चीज तुम्हारे दिल में है जो एक अच्छा कारीगर बनने के लिए चाहिए, जो चीज गोपाल में नहीं है। हमने पढ़ा था ना पहले कि गोपाल में जो चीज मिसिंग है जिसकी वजह से वो अच्छा कारीगर नहीं है। तो ओल्ड मैन का कहना है कि वो चीज तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, बिकॉज तुम्हें तो पहले से ही इतनी अच्छी कारीगरी आती है, तुम पहले से ही इतने अच्छे कारीगर हो। आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन्स इंडिया विल एवर हैव। नेक्स्ट ओल्ड मैन कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को लेकर बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा तुम काम करोगे और तुम भारत के सबसे अच्छे पत्थर के कारीगर बनोगे, बिकॉज तुम्हारे हाथ में वो बात है, तुम्हारे दिल में वो बात है कि तुमने बिना किसी से सीखे, सिर्फ मुझे देख देखकर तुमने प्रैक्टिस करी, लेकिन बिकॉज तुम्हारे अंदर रुचि है, तुम्हारे अंदर लगाव है इस कला को लेकर, इसलिए तुम इतनी अच्छी कारीगरी कर पा रहे हो कि एक दिन तुम भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्थर के कारीगर बन पाओगे अपनी इस रुचि, अपने इस लगाव की वजह से। ओके तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर। तो फाइनली हमने चैप्टर में क्या देखा कि जो चीज गोपाल में नहीं है, बजाय इसके कि उसके पिता इतने अच्छे कारीगर हैं, उसके पूर्वज इतने अच्छे कारीगर थे, लेकिन गोपाल के लिए पैसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। लेकिन ये जो अनाथ बॉय है सलीम, जिसने सीखी भी नहीं है ये कला, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी रुचि, अपने लगाव की वजह से वो इतनी अच्छी कारीगरी करता है। ओके तो बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, आई होप आप सबको समझ में आया है चैप्टर। तो अब
आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।